कि हमने पहले लेक्चर में ब्लड के बारे में बताया था, ब्लड का क्लासिफिकेशन बताया था। उसमें देखिए हमने आरबीसी तक करा दिया था। अब देखिए जो बचा हुआ पार्ट है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आज उसके बारे में हम बताएंगे। अब देखिए कैसे होता है। अब देखिए एक बार हम पहले रिवाइज कर देते हैं जो पिछला पढ़ाया गया है। हमने ब्लड बताया था, ब्लड को दो भागों में बांटा गया था। पहला क्या था, फार्म एलिमेंट, दूसरा क्या था, प्लाज्मा था। अब देखिए फार्म एलिमेंट में क्या क्या चीज़ था, पहला आरबीसी था, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। और देखिए प्लाज्मा में हमने बताया था इसमें जो होता है 90 से 92% तक जल होता है, 6 से 8% तक प्रोटीन तथा और कुछ सल्यूट होते हैं। और इसमें हमने आरबीसी के बारे में बताया था। इसमें हमने जीवन काल बताया था आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल हमने बताया था 120 दिन। और हमने बताया था 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 12 से 16 ग्राम। और देखिए इसका हमने बताया था इसका कब मतलब ये आरबीसी कहाँ पर मरता है। अब इसको हमने बताया था प्लीहा में। और देखिए और बताया था इसमें न तो केंद्रक पाया जाता है और न तो इसमें कोई कोशिकांग पाए जाते हैं। न तो केंद्रक पाया जाता है और न तो कोई कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखिए ये हमारा आरबीसी खत्म हो गया था। आज हम आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताएंगे। अब देखिए डब्ल्यूबीसी को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला एक कणिकाण, दूसरा अकणिकाण। अब देखिए इसमें हो गया डब्ल्यूबीसी। देखिए इसमें पहला क्या है, अकणिकाण, या इसका इंग्लिश होगा ए ग्रेनुलोसाइड, ए ग्रेन्यूलोसाइड। और देखिए कणिकाण, इसमें यहाँ पर क्या होगा, कणिकाण, कणिकाण। अब देखिए पहले इसके बारे में हम पहले इसका जनरल पहले देखेंगे, तब इसका हम क्लासिफिकेशन बताएंगे। देखिए डब्ल्यूबीसी। अब देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में पहले हम जनरल जान लेते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है। अब जैसे देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था। अब देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, कोशिकांग पाए जाते हैं कि नहीं, ये इसका कलर कैसे होता है, इसके बारे में पहला हम जानेंगे। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल। देखिए व्हाइट ब्लड सेल, इसका मतलब इसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा या कलरलेस होगा। देखिए कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। देखिए आरबीसी लाल होता था क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता था, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, इसी कारण यह इसका रंग व्हाइट होगा। और देखिए जैसे हमने आरबीसी में बताया था केंद्रक तथा कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें केंद्रक तथा कोशिकांग पाए जाएंगे। अब देखिए पहला हम क्या लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट मतलब कितना पाया जाता है। जैसे अगर हम 1 mm³ ब्लड लें उसमें यह कितना पाया जाएगा। हमने आरबीसी में बताया था 50 से 55 लाख पाया जाता है, या 5 से 5.5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब ब्लड में पाया जाता है। इसमें क्या होगा, 6,000 से 8,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे उसमें यह 6 से 8,000 डब्ल्यूबीसी पाए जाएंगे। अब देखिए और दूसरा क्या लिखेंगे हम, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए हमने आरबीसी के बारे में जब बताया था, आरबीसी के कार्य के बारे में बताया था, वो क्या करता है, वह O2 तथा CO2 का परिवहन करता था, अन्य पदार्थों का परिवहन करता था। यह क्या करेगा, यह हमारे शरीर की रक्षा करता है।
जैसे हमारे देश की रक्षा कौन करता है, हमारे बीएसएफ के जवान करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की रक्षा क्या करता है। मान लीजिए हमारा शरीर एक देश है, इन कोशिकाओं के लिए हमारा एक शरीर एक देश है, तब ये क्या करेंगे, ये बीएसएफ के जवान की तरह कार्य करेंगे। मान लीजिए कोई जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर के अंदर आएगा, कौन मारेगा, ये डब्ल्यूबीसी मारेंगे, बीएसएफ के जवान मारेंगे ना। मान लीजिए कोई आतंकवादी अगर किसी देश में आएगा, उसको कौन मारेंगे, उसके वहाँ के जवान मारेंगे, बीएसएफ के जो बॉर्डर पर लगे होते हैं। तब वहाँ पर अब देखिए ये क्या करेगा, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं रोगों से रक्षा करता है। इतना हो गया। अब देखिए अमाउंट हो गया, केंद्रक पाया जाता है, कलरलेस होता है। अब कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन, अब अगर जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है बताइए बताइए डब्ल्यूबीसी कलरलेस क्यों होता है, क्यों वाइट होता है, क्या बताएंगे, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हम यहाँ लिखेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। इसी के कारण यह, जैसे देखिए हमने बताया था आरबीसी का जीवन काल कितना होता था, 120 दिन तक। अब इसका जीवन काल कैसे लिखेंगे हम, अब देखिए जो बॉर्डर पर जवान होते हैं, मान लीजिए कोई जवान, अब कोई जवान बॉर्डर पर लगा है, उसका जीवन काल कम होगा। जीवन काल मतलब अब वो कभी भी मर सकता है। मान लीजिए कोई जवान कहीं किसी सिटी में लगा है, किसी सिटी में लगा है, तो उसकी सुरक्षा ज्यादा होगा, उसका जीवन काल ज्यादा होगा। यहाँ हम लिखेंगे इसका जीवन काल, जीवन काल, जीवन काल में हम लिखेंगे सम आवर से लेकर कुछ घंटों से लेकर वर्षों तक होता है, वर्षों तक होता है। मान लीजिए उसका लोकेशन कहाँ है, जैसे मान लीजिए कोई बीएसएफ का जवान है, उसकी ड्यूटी कहाँ पर है, और उसको इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं उसका जीवन काल होगा। मान लीजिए अगर बॉर्डर पर लगा है, उसका जीवन काल कम होगा। मान लीजिए उसको कभी भी आतंकवादी मार सकते हैं। मान लीजिए कोई देश के अंदर लगा है, अब देश के अंदर आतंकवादी जल्दी आ नहीं पाएंगे, अब देखिए तब इसका मतलब उस बीएसएफ के जवान का जीवन काल अधिक होगा ना। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के लिए ये एक मान लीजिए बीएसएफ के जवान हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी की रोगों से रक्षा करेंगे। और जैसे हमारे बॉडी के लिए जो जीवाणु विषाणु ये क्या है, यह एक प्रकार के आतंकवादी ही हैं, एक प्रकार के आतंकवादी हैं। अब उनको मारेंगे, अब मान लीजिए आतंकवादी से लड़ेंगे। अब देखिए अब इसलिए इनके देखिए सम आवर से लेकर वर्षों तक होता है। इनका कुछ आरबीसी होते हैं कुछ घंटे तक ही जीवित रहते हैं, अब कुछ आरबीसी होते हैं वर्षों तक जीवित रहते हैं। अब देखिए अब दो टीसी के बारे में बता रहे थे, जीवन काल उन्होंने बताया कुछ घंटों से लेकर वर्षों तक होता है। अब देखिए देखिए डब्ल्यूबीसी जीवन काल उन्होंने बताया था। अब देखिए इसका डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर वर्षों तक होता है, जो लेकिन आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक उनका फिक्स होता था। अब इनका फिक्स नहीं होगा, क्यों नहीं फिक्स होंगे, ये मान लीजिए हमारे शरीर के सोल्जर हैं, सोल्जर मतलब हमारे शरीर की रक्षा करेंगे, ये बीएसएफ के जवान हैं। अब जवान कभी भी मारे जा सकते हैं। अब देखिए अब ये हमारे शरीर में इनकी संख्या 6000 से 8000 तक होती है, लेकिन मान लीजिए अगर बढ़ जाए तब क्या होगा, घट जाए तब क्या होगा। अब देखिए इसका मतलब जैसे बॉर्डर पर जब लड़ाई के समय पर सेना की संख्या बढ़ा दी जाती है, ऐसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, उस समय क्या होगा, इस डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन नहीं है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या नॉर्मल रहेगी। देखिए ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस,
अब देखिए ये टर्म है ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकीमिया। अब देखिए ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज WBC ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब मान लीजिए कोई रोग हमें हो रहा है, कोई रोग, जैसे हमारे मान लीजिए हमारे शरीर में कोरोना का विषाणु घुस गया, क्या करेगा ये। देखिए ल्यूकोसाइटोसिस हमने बताया था, अगर इंक्रीज WBC की, देखिए ये चिन्ह होता है इंक्रीज। इंक्रीज मतलब जो अगर WBC की संख्या इन्फेक्शन के समय में बढ़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकीमिया क्या होती है, इंक्रीज WBC ड्यूरिंग कैंसर, ड्यूरिंग कैंसर। अब देखिए दोनों में WBC की संख्या बढ़ रही है, दोनों में WBC की संख्या बढ़ रही है ल्यूकोसाइटोसिस में। लेकिन इसमें क्या है, इन्फेक्शन, कोई मान लीजिए इन्फेक्शन, मान लीजिए लंबे समय तक हमें बुखार हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में किसी या जीवाणु या विषाणु का इन्फेक्शन है। मान लीजिए बुखार नहीं उतर रहा है दवा खाने के बाद भी, तब उस समय क्या होगा, तब देखिए डॉक्टर हमें कहते हैं TLC या DLC चेक कराइए। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट अमाउंट, टोटल ल्यूकोसाइट अमाउंट, और DLC मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट अमाउंट। अब देखिए TLC मान लीजिए अगर उसमें WBC की संख्या बढ़ा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमारे शरीर के अंदर आतंकवादी घुस आए हैं। आतंकवादी मतलब जीवाणु विषाणु या कुछ ना कुछ घुसे हुए हैं। तब देखिए मान लीजिए इन्फेक्शन के समय में क्या होगा, अगर WBC बढ़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। मान लीजिए कैंसर के समय में, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। मान लीजिए सेल विभाजन, अब सेल विभाजन जो होती है वह अगर अकंट्रोल हो जाए, कंट्रोल में बस में न रहे, कोई सेल कंटिन्यूअस विभाजित होती रहे, तब क्या, मान लीजिए अगर WBC की संख्या कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, ये WBC एक प्रकार के सेल तो हैं, कैंसर में यही होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी सेल की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। अब कैंसर में अगर WBC बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ल्यूकीमिया। देखिए कहते हैं ब्लड कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर में क्या होगा, ये यही WBC की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए अब इतना हो गया, अब हम इसके बारे में जान गए, अमाउंट जान गए, या अब इसमें देखिए इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक पाया जाता है, इसमें इसका मतलब हम कह सकते हैं DNA पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, इसका मतलब DNA कहाँ पर, DNA RNA कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर एक RBC आपको दिया जाए, एक WBC दिया जाए, RBC में केंद्रक नहीं होगा, RBC में केंद्रक नहीं होगा, WBC में केंद्रक होगा। इसका मतलब इसके अंदर DNA होगा, इसके अंदर DNA नहीं होगा। अगर DNA नहीं होगा, देखिए जो सेल डिवीजन होती है यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, जैसे DNA नहीं है तब इसकी कोशिका विभाजन अनियंत्रित नहीं हो सकती। जैसे इसमें DNA होगा, इसकी कोशिका विभाजन DNA से, मान लीजिए DNA कंट्रोल करेगा, मान लीजिए DNA जब नहीं कंट्रोल कर पाएगा कोशिका विभाजन तो क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा, ल्यूकीमिया हो जाएगा, इंक्रीज WBC ड्यूरिंग, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्लड कैंसर, यहाँ पर ब्लड कैंसर। अब देखिए इतना जान गए हम। अब हम जैसे WBC के प्रकार पढ़ेंगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ WBC देखिए दो प्रकार के होते हैं, अकणिकाणु, एक कणिकाणु। जैसे देखिए ये मान लीजिए WBC हो गया, इसके अंदर केंद्रक हो गया। अब केंद्रक मान लीजिए इसके साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेनुल है, कोई कण पाए जाएंगे तो क्या हम कहेंगे, कणिकाणु में रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई WBC है, ये किसका केंद्रक हो गया, अब मान लीजिए उसके यहाँ क्या होगा, केंद्रक के बाहर चारों तरफ ये वाली यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, जीवद्रव्य होगा। अगर मान लीजिए इसके जीवद्रव्य में कणिका नहीं पाए जाएंगे तो किसमें हम रखेंगे, अकणिकाणु में रखेंगे। अब देखिए इसी के बेसिस पे हमने इसको दो भागों में बांटा गया है, कणिकाणु और अकणिकाणु। अब देखिए
जो अकणिकाण होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं, मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट। जो कणिकाण होते हैं इन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स। अब देखिए पहले इसको हमने दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग क्या हो गया, लिम्फोसाइट। चलिए हिंदी में हम लिखते हैं इसको, लिम्फोसाइट। और दूसरा क्या हो गया यहां पर, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखिए मान लीजिए आरबीसी हो गया और ये आरबीसी हो गया। अब देखिए इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, इसका न्यूक्लियस गोलाकार होगा, इसका न्यूक्लियस गोलाकार होगा। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस गोलाकार होगा, लेकिन मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होगा, इसका न्यूक्लियस किडनी शेप का होगा। देखिए किडनी आप जानते हैं, किडनी शेप का, किडनी ऐसे होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक कैसे है, केंद्रक ब्रिक। ब्रिक मतलब किडनी, जैसे किडनी का हिंदी होता है ब्रिक, हम लिखेंगे यहाँ पर किडनी शेप, KIDNE, किडनी शेप। शेप मतलब आकार। देखिए किडनी शेप हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऐसे गोलाकार है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गोलाकार। केंद्रक, केंद्रक कैसे है, गोलाकार है, गोलाकार। अब देखिए इसका लिम्फोसाइट का आप नाम सुने होंगे, इसका काम क्या होता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को। अब देखिए आप कोरोना में जरूर सुने होंगे इम्यून सिस्टम, इम्यून बूस्टर। देखिए बाबा रामदेव का निकाले थे ना एक, पतंजलि का इम्यून बूस्टर। इम्यून मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को जो मजबूत बनाता हो। प्रतिरक्षा तंत्र को कौन मजबूत बनाता है, लिम्फोसाइट बनाते हैं। यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र लिम्फोसाइट मजबूत बनाते हैं। अब हम इसका कार्य ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इसका इंग्लिश में क्या नेम होता है, इम्यून सिस्टम के लिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका इंग्लिश रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। अब देखिए ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, ये किसके तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है, इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए जो कणिकाण होते हैं इन्हें हम तीन भागों में बांटेंगे, इन्हें हम तीन भागों में बांटेंगे। और जो कणिकाण देखिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको मिटाएंगे, तब इसके बाद कणिकाण को हम तब क्लासिफिकेशन बताएंगे। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कणिकाण जो है, कणिकाण मतलब ग्रेनुलोसाइट, जिसके साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में अगर ग्रेनुल पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, देखिए पहला इओसिनोफिल्स है, दूसरा क्या है बेसोफिल्स है, तीसरा क्या है न्यूट्रोफिल्स है। अब देखिए इओसिनोफिल्स का केंद्रक जो होगा वो हेडफोन जैसा होगा, हमारा हेडफोन जैसा होगा। देखिए बेसोफिल का जो केंद्रक होगा वो यस आकार का होगा। अब देखिए जो क्या बचा लास्ट का, न्यूट्रोफिल, उसका आकार फिक्स नहीं होता है, उसका केंद्रक का आकार। अब देखिए पहला हम क्या लिखेंगे, इओसिनोफिल्स, और यहाँ पर इसको हम लिखेंगे बेसोफिल्स। अब इसका यहाँ पर क्या लिखेंगे हम,
न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम इसका चित्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ये WBC हो गया, ये WBC हो गया, ये WBC हो गया। अब देखिए इसका केंद्रक हम कैसे बनाएंगे? हेडफोन जैसा। हेडफोन कैसे होता है? हेडफोन ऐसे होता है, मान लीजिए ऐसे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर केंद्रक। देखिए यह पूछा जाता है आपको, हम एनसीईआरटी के किताब के हिसाब से बता रहे हैं, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बता रहे हैं। इसमें देखिए यहां हम लिखेंगे केंद्रक हेडफोन जैसा होता है। हेडफोन मतलब लीड जिसको कहते हैं, हेडफोन जैसा होता है, हेडफोन जैसा होता है। अब देखिए इसका कार्य क्या है? मान लीजिए कोई जीवाणु बाहर से आ गया, हमारे शरीर में कोई जीवाणु बाहर से आ गया, तब यह क्या करेगा? इयोसिनोफिल्स, यह क्या करेगा? उसका फैगोसाइटोसिस करेगा। फैगोसाइटोसिस मतलब उसको खा जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये भक्षण करेगा। ये कोशिकाओं के, मान लीजिए कोई पैरासाइट आ गया। पैरासाइट मतलब जानते हैं? जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। मान लीजिए कोई जीवाणु है हमारे शरीर में आया। अब देखिए हम भोजन कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, हमारा पाचन होगा, पाचन होने के बाद खाद्य पदार्थों का अवशोषण होगा। देखिए अवशोषित भोज्य पदार्थ हम हमसे ले रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुए? पैरासाइट हो गए। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसका कार्य इयोसिनोफिल का, यहाँ पर फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस मतलब किसी चीज को खा जाना। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या कोई जीवाणु है, उनको क्या करेगा? इयोसिनोफिल्स, या उनको मार देगा, उनको खा जाएगा। अब हम इसी को हम लिखेंगे भक्षण। हम लिख सकते हैं भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं? पैरासाइट, पैरासाइट का भक्षण करते हैं। भक्षण करते हैं। अब देखिए इतना एनसीईआरटी में इतना तक दिया है। अब देखिए इसका फिर इसके बाद क्या आ गया? यहाँ पर फिर आ गया बेसोफिल। अब देखिए हम यहाँ पर बेसोफिल बनाएंगे ऐसे। अब देखिए इसका हमने बताया था, इसका केंद्रक कैसे होगा? यस आकार का होगा। अब देखिए यस आकार हम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब देखिए हमने बताया था यहाँ पर कणिकाण। कणिकाण मतलब इसके साइटोप्लाज्म में कणिका होंगी। यहाँ पर हम ऐसे इसको ऐसे भी ऐसे दर्शा सकते हैं, कणिका होंगी ना, कण होंगे इनके साइटोप्लाज्म में ऐसे। देखिए कण हो गए, इसी को ग्रेन्यूल कहते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ फिर ग्रेन्यूल होंगे, ऐसे हम ग्रेन्यूल दर्शा दे रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? केंद्रक। मान लीजिए आपसे पूछता है, बताइए बेसोफिल का जो केंद्रक, बेसोफिल में जो केंद्रक पाया जाता है, पहले आपसे ये कोई पूछ सकता है, बताइए क्या WBC में केंद्रक पाया जाता है? वो कहेंगे हाँ WBC में केंद्रक पाया जाता है। आप बताएंगे, मान लीजिए पूछता है बताइए WBC कितने प्रकार के होंगे? कितने प्रकार के बताएंगे? 2 प्रकार के, एक कणिकाण, एक कणिकाण, या ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। मान लीजिए आपसे पूछता है बताइए ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? आप बताएंगे 2। पहला क्या? मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट। अब देखिए ये हो गया। अब फिर क्या होगा? अब मान लीजिए कणिकाण हो गया। कणिकाण से मान लीजिए कोई पूछता है, क्या बताएंगे? इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसमें केंद्रक किसमें किस आकार का होता है? यस आकार का। केंद्रक यस आकार का। अब देखिए केंद्रक यस आकार का। अब देखिए यहाँ पर हम क्या, अब फिर क्या बच रहा है? न्यूट्रोफिल।
अब देखिए इसका फिक्स केंद्रक नहीं होता है, मान लीजिए इसको ऐसे 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 बना सकते हैं। अब देखिए इसका केंद्रक के आकार फिक्स नहीं है। यहां हम लिखेंगे केंद्रक का आकार, केंद्रक का आकार अनियमित होता है, अनियमित होता है, अनियमित होता है। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब मान लीजिए कोई जीवाणु बाहर से आ गया, उसको क्या करेंगे, ये खा जाएंगे। कौन खाएगा, न्यूट्रोफिल्स। अब हम यहाँ लिखेंगे इसका कार्य, हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कार्य क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे फैगोसाइटोसिस, भक्षण करते हैं। ये पैरासाइट, पैरासाइट मतलब परजीवी का, यहाँ हम लिख सकते हैं परजीवी का, परजीवी का भक्षण करते हैं। भक्षण मतलब खा जाना, परजीवी का भक्षण करते हैं, परजीवी का भक्षण करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या बच रहा है, इसका केंद्रक यस आकार का होता है, बेसोफिल्स। अब देखिए आपका अब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी खत्म होता हो गया है। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, देखिए आरबीसी हो गया हमारा, डब्ल्यूबीसी हो गया, अब क्या बच रहा है, प्लेटलेट्स बच रहा है। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे आपको, प्लेटलेट्स। अब देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, देखिए बेसोफिल्स का कार्य क्या होगा। अब देखिए बेसोफिल्स क्या उत्पादित करते हैं, हिस्टामिन, देखिए आप नाम सुने होंगे, सीरोटोनिन नाम सुने होंगे, हिपैरिन नाम सुने होंगे। हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन। मान लीजिए आपसे सवाल पूछता है परीक्षा में, बताइए हिस्टामिन कौन स्रावित करता है। आपको पहला मान लीजिए आंसर दे दिया लिम्फोसाइट, दूसरा इओसिनोफिल्स दे दिया, तीसरा बेसोफिल्स दे दिया, चौथा न्यूट्रोफिल्स दे दिया। क्या मार्क करेंगे, बेसोफिल्स। अब देखिए ये क्या कर रहा है, हिस्टामाइन, मान लीजिए पहला ये हिस्टामाइन कर रहा है, दूसरा सीरोटोनिन, तीसरा हिपैरिन। अब देखिए इसका भी अगर ये कुछ स्रावित कर रहे हैं, इसका मतलब इसका कुछ कार्य भी होगा, तभी ये काम कर रहे हैं। ये मान लीजिए कहीं पर किसी को चोट लग जाता है, किसी को चोट लग जाता है, देखिए वहां पर सूजन आ जाती है, ये फूल जाता है, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लामेशन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन्फ्लामेशन रिस्पांस करते हैं। अब देखिए हिपैरिन का काम आपको पूछ सकता है, मान लीजिए आपको कट लग गया, आपका ब्लड बाहर आ गया। अब देखिए ब्लड बाहर आते ही तुरंत जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता, अगर मान लीजिए जम जाए शरीर के अंदर, तुरंत मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसी हिपैरिन के कारण। हिपैरिन को हम एंटी कोआगुलेंट के नाम से जाना जाता है, एंटी कोआगुलेंट। जैसे कोआगुलेंट मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का जमना। अब एंटी कोआगुलेंट मतलब, एंटी मतलब विपरीत हो गया, और रक्त का थक्का न जमना। अब देखिए रक्त का थक्का न जमना कहाँ पर ये हो रहा है, ये शरीर के अंदर हो रहा है। जब मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर रक्त का क्या थक्का जमा हुआ है, नहीं जमा हुआ, लेकिन अगर कट लग जाए, रक्त बाहर आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तुरंत थक्का जब जम जाएगा, वहां पर हिपैरिन क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन अंदर क्या होता है, हिपैरिन सक्रिय होता है, इसी कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता। लेकिन ये तीनों मिलकर क्या काम करते हैं, तीनों मिलकर क्या काम करते हैं, शोधकारी। हम लिखेंगे शोधकारी। अब देखिए इसका हिंदी शोधकारी है, या लिखेंगे इन्फ्लामेशन रिस्पांस करते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, MATION, इसी को हम हिंदी है शोधकारी। अब देखिए ये हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, हिपैरिन, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, शोधकारी। मान लीजिए कहीं पर चोट लग जा रहा है, तो क्या करेंगे, चोट लगने के बाद देखिए सूजन आ जाता है, अब इसी तीनों के कारण आता है, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, हिपैरिन के कारण। अब इसका हिंदी है जैसे सूजन आना, ये कॉमन भाषा हो गया। और जैसे किताबी भाषा में, किताब में क्या लिखा है, शोधकारी रिस्पांस के लिए, शोधकारी के लिए ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है।
या इंग्लिश क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आना। जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है, सूजन आ जाता है ना, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। देखिए इसको आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। अब देखिए इसमें हम क्या बताएंगे, ये कहाँ पाया जाता है, इसका आकार कैसे होता है या कितना पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, अब इसके बारे में हम देखिए। अब देखिए यह सिर्फ मैमल में पाया जाता है। मैमल मतलब इसका मैमल का हिंदी क्या है, स्तनधारी में। अब देखिए हम लिखेंगे यह स्तनधारी में पाया जाता है। स्तनधारी, स्तनधारी मतलब जो जीव अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। अब हम लिखेंगे यह स्तनधारी में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ हम देखिए इसका चिन्ह है प्रेजेंट। अब अगर ऐसे लिखेंगे इसका मतलब अब्सेंट है। अब हम लिखेंगे यह स्तनधारी में प्रेजेंट होता है, इसका चिन्ह या मतलब यही दर्शा रहा है प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसका काउंट लिखेंगे, काउंट मतलब कितना पाया जाता है। अब देखिए पहले ही हमने बता चुका है, यह 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब ब्लड में पाया जाता है। 1.5 से 3.5 लाख में। अब जैसे हमने आरबीसी में क्या पढ़ा था, केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। देखिए हमने बताया था केंद्रक अब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसी में हमने बताया था केंद्रक प्रेजेंट होता है, मतलब केंद्रक उपस्थित होता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे केंद्रक। अब केंद्रक को हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। मान लीजिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक। अब यहाँ पर केंद्रक नहीं पाया जाता है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, केंद्रक अब्सेंट होता है, केंद्रक अब्सेंट होता है। और देखिए यह स्तनधारी में पाया जाता है। काउंट हमने बता दिया। अब बता दिया न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। अब देखिए अगला क्या बताएंगे हम। अब देखिए अब्सेंट होता है। अब देखिए हम बताएंगे इसका निर्माण कहाँ होता है। जैसे हमने बताया था आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो या अस्थिमज्जा में होता है। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण जैसे बोन मैरो के एक मेगा कैरियोसाइट सेल होते हैं उसमें होता है। मान लीजिए बोन मैरो कहाँ होता है, मान लीजिए ये कोई लांग बोन है, ये कोई लांग बोन है, बोन ऐसे होता है। अब इसके अंदर ऐसे सेल होते हैं। मान लीजिए कोई मेगा कैरियोसाइट सेल है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट, कैरियोसाइट। और जो मेगा कैरियोसाइट सेल नहीं होता है उसी के विखंडन से यहाँ पर प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर इसका निर्माण कैसे होगा, यहाँ हम लिखेंगे निर्माण। अब जैसे आपसे कोई पूछ सकता है, बताइए हाँ मेगा कैरियोसाइट से निर्माण होता है, बताइए मेगा कैरियोसाइट कहाँ पर पाए जाते हैं, तब क्या बताएंगे, यह भी बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं, हड्डी के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे मेगा कैरियोसाइट के, मेगा कैरियोसाइट के विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ये मेगा कैरियोसाइट मान लीजिए ये सेल है, अब इसके मान लीजिए ऐसे विखंडन से ऐसे बहुत सारे ऐसे अब ये क्या बन गए, ये मान लीजिए क्या है, मेगा कैरियोसाइट है, मेगा कैरियोसाइट। अब देखिए मेगा कैरियोसाइट है, मान लीजिए इसका ऐसे टूटेगा छोटा छोटे में, तब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स। अब देखिए आपसे इसका आकार भी पूछ सकता है। जैसे हमने बताया था आरबीसी का आकार कैसे होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है। इसका आकार क्या होता है, गोलाकार, या मान लीजिए शेप कोई पूछता है, आकार कैसे बताएंगे, आकार में क्या लिखेंगे, गोलाकार
गोलाकार या अंडाकार। अंडाकार। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राउंड एंड ओवल शेप। ओवल शेप। अब देखिए अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स की काउंट जब शरीर में घट जाती है, प्लेटलेट्स की काउंट हमारे शरीर में घट जाती है, तब क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। देखिए डेंगू में क्या होता है, यही प्लेटलेट्स जो होता है इसी का काउंट ऐसे बहुत तेजी से घटता है, जिसके कारण वह उसको बहुत तेजी से थकावट महसूस होता है, चल नहीं पाता है, उसको सांस फूलने लगती है। अब देखिए अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया, यह स्तनधारी में पाया जाता है, काउंट हमने बता दिया। अब बता दिया न्यूक्लियस और निर्माण। अब देखिए ये मेगाकैरियोसाइट सेल है, अब यहाँ से ऐसे टूट रहा है, यहाँ से ऐसे टूट रहा है, और टूटने के बाद यहाँ क्या बन रहा है, प्लेटलेट्स बन रहा है। अब देखिए प्लेटलेट्स के अंदर हमने यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं बनाया है, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं बनाया है, इसका मतलब यहाँ पर केंद्रक एब्सेंट होता है। देखिए इसका काउंट बता दिया। चलिए तो अब थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए अक्सर आपसे पूछा जाता है, बताइए रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है। आप कौन कैसे बताते हैं, प्लेटलेट। मान लीजिए आपसे ऐसे पूछता है प्लेटलेट्स के अंदर रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन आवश्यक होता है, तब आप क्या बताएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन होती है जिसके कारण रक्त या थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ पाई जाती है, प्लेटलेट्स में। अब इसी कारण प्लेटलेट ब्लड का थक्का जमाता है। मान लीजिए किसी को कट लग जाता है, अब देखिए अगर थक्का न जमे तो कंटिन्यूअस ब्लड का फ्लो होता रहेगा, बहुत ज़्यादा ब्लड का हानि हो जाएगा। अब इसी कारण ब्लड का थक्का बन जाने के कारण ब्लड का हानि नहीं हो पाता है। अब देखिए अब यहाँ पर ये प्लेटलेट खत्म हो गया। अब हम यहीं पर अपने इस वीडियो को अंत कर रहे हैं। देखिए आपको यह वीडियो जैसे पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस यही हम करना चाहेंगे। आपको धन्यवाद।